हाँ बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई जेनेटिक सब्सटेंस या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो हम लोग कह रहे हैं कि जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब क्या हुआ, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अगर एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसमें साइटोसिन का अमाउंट जो है वो 80, यानी साइटोसिन टोटल कितने हैं 80, ठीक है, और टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो है वो है 480। टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं 480 है, और उसमें साइटोसिन 80 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बाकी, अगर जैसे मान लो कि थाइमिन कितना है, एक क्वेश्चन तो ये होगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से अगर आते सपोज कि अगर सपोज एडिनिन 20% है, ठीक है, तो साइटोसिन का अमाउंट कितना, एक क्वेश्चन दिया। इसमें तो फिर भी दो दे रखे हैं कि टोटल बेस पेयर्स 160 है, 480 है, यहाँ पे तो केवल इन्होंने ये दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें कैसे करना है, ये मैं दो तरीके से इसलिए लिया है कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है। तो क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, एंड दैट इज द चारगेट्स रूल। चारगेट्स रूल क्या है बेटा प्रीति, ये हटा दे। A/T equals to 1, A/T A/T equals to 1, अच्छा, G/C equals to 1, G/T इक्वल्स टू G/T equals to 1, 1, और A plus T upon G plus C equals to A प्लस G, G sorry, A plus G/C आएगा, G/C equals to 1, G/C, अच्छा और A plus T upon G/C equals to 1. इधर आ जाओ, लिखिए क्या क्या बोल। तो बेटा चार्गेट क्या कहता है कि जो एडिनिन अपॉन थाइमिन साइटोसिन अपॉन गुआनिन, यानी कि जितना यहाँ पे गुआनिन है और साइटोसिन है, यानी जितना अमाउंट गुआनिन है उतना ही अमाउंट क्या होगा साइटोसिन होगा, क्योंकि साइटोसिन हरदम किसके साथ पेयर करता है गुआनिन के साथ। जितना अमाउंट एडिनिन का है उतना ही अमाउंट थाइमिन का होगा, यानी कि एडिनिन भी के साथ पेयरिंग करता है ये, तो दैट इज एडिनिन अपॉन थाइमिन। एडिनिन क्या है बेटा प्यूरिन, तो हम सिंपली कह सकते हैं प्यूरिन अपॉन पाइरिमिडिन इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसके लिए एक और क्या कह सकती हूँ, सिंपली कि प्यूरिन इज इक्वल्स टू पाइरिमिडिन। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, क्लियर है, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन विल बी इक्वल्स टू पाइरिमिडिन। तो यानी अगर कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो उसमें 50% अगर प्यूरिन है तो 50% ही क्या होंगे बेटा पाइरिमिडिन होंगे। अब हम प्यूरिन का नंबर ले लेते हैं। प्यूरिन के अंदर कौन कौन आता है बेटा एडिनिन एंड गुआनिन, और यहाँ पे क्या क्या आता है पाइरिमिडिन थाइमिन और साइटोसिन। ओके, अब अपने को पहले अगर मैं इसका लूं कि एडिनिन अगर 20% है, एडिनिन अपन 20% है तो गुआनिन हमें निकालना है। अब आपको पता है कि एडिनिन जो होता है जितना अमाउंट एडिनिन होता है उतना ही अमाउंट थाइमिन होता है, तो थाइमिन भी यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा 20% हो जाएगा, प्लस सी। अगर मुझे ये 20% है और ये टोटल मिला के कितना करना है अपन को 50, तो 20 में कितना ऐड करेंगे कि 50 हो जाएगा 30 ऐड करेंगे। समझ में आया कि तेरे अभी तक कागज ही उड़ रहे हैं हैं? तो 20 प्लस 30 और इसमें भी क्या होएगा 20 प्लस 30, यानी कि इन्होंने केवल साइटोसिन का पूछा है तो हम साइटोसिन का बता देंगे 30%, लेकिन अगर किसी का भी पूछा हो तो वो हम बता सकते हैं।
ये तो हो गया कि जब अपन को केवल परसेंटेज दे रखा है। अब जब अपन को नंबर दे रखा है तो हम उस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो नंबर दे रखा है तो उस नंबर को भी हम पहले क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करके 50-50 कर देंगे, है ना कि नहीं? 50 वैसे कर लेंगे, साइड को सिर्फ 80 है, टाइमिंग में 80 है। दो तरीके बता देती हूँ बेटा, इसमें भी अपन लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि भाई प्यूरिन इज इक्वल्स टू पाइरिमिडिन। जितना प्यूरिन है उतना पाइरिमिडिन है, दोनों मिला के अगर 480 है तो हम इसका हाफ कर देंगे 50%, तो 240 प्यूरिन हो गए और 240 क्या हो गए, पाइरिमिडिन हो गए। तो अपने पास इन्होंने साइटोसिन दे रखा है 80, प्यूरिन का नंबर लिखे तो एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस जितना साइटोसिन है, यानी साइटोसिन 80 है तो थाइमिन, तो अगर मैं 240 में से 80 को माइनस करूं, समझ में आया क्यों माइनस कर रही हूं? कि भाई T प्लस 80 इज इक्वल्स टू 240। अगर अपन इक्वेशन के फॉर्म में लें तो T प्लस 80 इज इक्वल्स टू 240, तो T इज इक्वल्स टू 240 माइनस 80 और इसका आगे तो कितना आ जाएगा 160। तो ये इस तरह से आ गया। अब अपन को ये पता है कि भाई यहाँ पे जितना साइटोसिन है तो उतना ही क्या होगा बेटा, ग्वानिन होगा, तो ये 80, और जितना थाइमिन है तो उतना ही क्या होगा, एडेनिन होगा। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि भाई साइटोसिन इज इक्वल्स टू द थाइमिन, तो 80 साइटोसिन हुआ तो 80 क्या हो गया, साइटोसिन ऑलवेज ग्वानिन, तो साइटोसिन अगर 80 है तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और वही वाली चीज हो गई कि अब अगर ये 80 हो गया तो अपन इसको पहले 60 करके और उसमें से माइनस करेंगे और फिर उसको हाफ हाफ करेंगे, वो कर लो या ये वाला तरीका। तो ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको सिंपली अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखनी है कि प्यूरिन विल ऑलवेज इक्वल्स टू पाइरिमिडिन, और हरदम कोई भी डीएनए हो, कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो, उसमें प्यूरिन और पाइरिमिडिन दोनों 50-50% मिलते हैं, ठीक है। तो एक तो अपना ये डाउट है। सेकंड क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनएस एंड द डीएनएस। यहाँ पे डीएनएस एस का मतलब हुआ दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के डिफरेंट टाइप। अब डिफरेंट टाइप कौन सा हो सकते हैं, बी डीएनए हो सकता है, सी डीएनए हो सकता है, जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। तो दैट इज वी कैन जस्ट से कि दिस डीएनए मींस दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनएस, ओके। और यहाँ पे डीएनएस जहाँ पे भी एज वर्ड आता है इट मींस इट इज एंजाइम, एंड डीएनएस एंजाइम इज दैट एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द डीएनए, जो डीएनए को क्या करने में हेल्प करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। सेकंड आता है, मैंने क्वेश्चन दिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, जो डीएनए है वो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट्रोवायरस की। डीएनए हमारी बॉडी में रिलीज होता है। हाँ बेटा, डाइजेशन, जब हमारे 11th क्लास का डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ना, उसमें न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, तो वो अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने लग गए बेटा तो फिर तो आरएनए आ जाएगा, या वो उधर जाके डिफ्यूजन से वहाँ पे डाइजेस्ट कर लेंगे। कहाँ पे पढ़ा है बेटा मेरी? बेटा एक चीज बता देती हूँ, देखो YouTube पे भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं YouTube
यूट्यूब पे जो भी वीडियो बना रही हूँ 100% राइट है। जैसे अब उस दिन प्रीति ने मेरे को लिख के भेजा, वाकई में मैंने उसको देखा तो मैंने भी रॉन्ग कर रखा था। प्यूरिन जो थी उसको 6 मेंबर रिंग कर रखा है मैंने, और पायरिमिडीन जो है उसको 9 मेंबर रिंग कर रखा है, जबकि उल्टा हो गया, क्योंकि बनाते टाइम कई बार गलत हो जाता है। ऐसे जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर भी मैंने जो पॉड कलर है ग्रीन और येलो, तो उसमें येलो कलर जो है पॉड का वो डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर रेसेसिव होता है, वो मैंने उल्टा बोल दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत दे रखी है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने जो भांजी है उसके पास भी जब वीडियोस भेजती हूँ तो रेट्रोवायरसेस क्यों हार्मफुल होते हैं, है ना, यही मैंने क्वेश्चन दिया था। क्योंकि अभी बेटा ये कोरोना टाइम चल रहा है, तो उसमें भी कोरोना इज ऑल्सो अ रेट्रोवायरस, वो भी एक क्या है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब होता है द वायरस विच हैव अ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आरएनए है वो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है बेटा, और केमिकली एक्टिव है। हाँ ठीक है, या लेस स्टेबल, दोनों में वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू मोर म्यूटेशन, यानी इसके अंदर म्यूटेशन चांसेस क्या है बेटा, हाई। तो जो म्यूटेशन चांसेस हाई हैं, यानी चेंज होने का, जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के चांसेस हाई है, तो हमें ये नहीं कह सकते कि इस, हाँ बोलो बेटा, इसमें स्लो रहेगी या फास्ट रहेगी म्यूटेशन फास्ट रहेगी। जब कोई स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होता है और केमिकली एक्टिव होता है तो उसके अंदर म्यूटेशन रेट क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। ये स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होने से म्यूटेशन ज़्यादा होती है और केमिकली एक्टिव होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल मतलब कि डीनेचर हो सकता है जल्दी, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन रेट बहुत हाई हो जाती है, और हाई होने की वजह से द वायरस चेंज इट्स स्ट्रेन, अपना क्या चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेन। इसीलिए तो बेटा एड्स की कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। एड्स वायरस में क्या है, रेट्रोवायरस, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन डेवलप क्यों नहीं हो रही थी, तो इतने दिन में क्या कोरोना, और आप ये देखो कोरोना की भी पता है इंडिया में भी डिफरेंट स्ट्रेन है। मतलब मैं तो जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं ना उनकी स्टडी करके आपको बता रही हूँ। आई एम नॉट, मैंने ग्रेजुएशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं करा है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। व्हाट्सएप में तो बहुत सारे मैसेजेस गलत आते हैं, उसमें कहते हैं कि उनको एसिडिक फूड दिया जाता है क्योंकि एसिडिक फूड का पीएच ज़्यादा होता है 12, 13, 14, 15 वो तो एल्कलाइन बना देते हैं, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कुछ स्ट्रेन तो इतने ज़्यादा डेडली हैं जो बहुत साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, और कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो सिंपल, जो पहले कोरोना वायरस था उसके ही जैसे हैं। कोरोना वायरस न्यू नहीं है बेटा, ये पहले से प्रेजेंट था, लेकिन तब क्या होता था, ऐसे जैसे सार्स, SARS है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो वाला जो सार्स वायरस होता है वो भी पहले से प्रेजेंट था, लेकिन उनके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने की वजह से वो कैसे हो गए, डेडली, क्योंकि दे कैन कॉज मोर हार्मफुल इफेक्ट। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। अगर हमें परफॉर्म करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा मिजल्सन एंड स्टॉल। देखो बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, चाहे ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट हो, चाहे बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपको 2-3 चीजें दिमाग में हरदम याद रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखना है, पहली चीज जैसे मैं ये कहूँ कि मिजल्सन एंड स्टॉल जो भी है एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये केवल एक नाम से याद नहीं रखना है कि खाली मिजल्सन एंड स्टॉल के नाम से याद रखिए, या जैसे आपने कहा था कि नहीं मैम हम तो सेमी कंजर्वेटिव
मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसकी एक्सपेरिमेंट का हमको पढ़ना है बेटा। टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज, मतलब मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि मिजल्सन एंड स्टॉल में ही ये दिया था। अब एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना बेटा, ये बुक का नहीं है, बुक में देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनो कि मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने लिया है बेटा बैक्टीरिया। अब बेटा बैक्टीरिया क्या है? पहले नॉर्मल थी। नॉर्मल बैक्टीरिया का मतलब उनके पास जो नाइट्रोजन था वो N14 है, जो मेरी बॉडी में भी है और तुम्हारी बॉडी में। अब उन्होंने इन बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो करा और इस मीडियम में उन्होंने अमोनियम क्लोराइड N15 रखा। ठीक है, N15 रखा। इन बैक्टीरिया, इसे एक बैक्टीरिया को डाल दिया। ये 20 मिनट्स के बाद में डिवाइड होगा, 4 बनाएगा, 4 के 8 बनेंगे, 8 के 16, लाइक दिस। तो वही है कि 20 साइकिल में ही कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? 30 मिलियन। जैसे पीसीआर में अपन ने लिखा है कि 20 साइकिल में 30 मिलियन बन जाते हैं, या शायद 30 साइकिल्स में 20 मिलियन बन जाते हैं, कुछ ऐसा ही है, मेरे को वो जा रहा है। तो यानी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन जाएंगे 30 साइकिल्स में 1 मिलियन। 1 मिलियन 30 साइकिल्स में। तो 30 साइकिल्स में यानी कि 30 बार डिवाइड होगा तो कितने बैक्टीरिया बन गए बेटा? 1 मिलियन बैक्टीरिया बन गए। और जब ये 1 मिलियन बैक्टीरिया बन जाएंगे तो ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया का जो डीएनए आ जाएगा एक बैक्टीरिया को छोड़ के, एक बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब में जो डीएनए आ जाएगा वो सब में डीएनए कौन सा वाला आ जाएगा? N15। तो पहले तो हमने लेबल्ड बैक्टीरिया रेडी किए। पहले तो हमारा काम क्या था? लेबल्ड बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को लेबल किया। तो लेबल्ड बैक्टीरिया किससे लेबल्ड बेटा? N15 से। फर्स्ट में दिखाई दे रही हूँ यहाँ पे इसमें लेबल्ड बैक्टीरिया। अब इन्होंने क्या करा कि अब इन बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो करा नॉर्मल NH4Cl। नॉर्मल NH4Cl यानी कि N14 का। जब इस बैक्टीरिया को, इन बैक्टीरिया की कॉलोनी को करा और उसके बाद में इनको इसमें से 20 मिनट्स के बाद, कितने मिनट्स के बाद? 20 मिनट्स। क्योंकि हमें पता है एक बैक्टीरिया विल डिवाइड विद इन 20 मिनट्स, यानी बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में कितने मिनट्स में हो जाता है? 20 मिनट्स में। तो अगर मैं 20 मिनट्स के बाद इसमें से बैक्टीरिया निकालूंगी तो इसका मतलब है हर बैक्टीरिया डिवाइड हो चुका होगा। तो जब हर बैक्टीरिया डिवाइड हो चुका होगा तो यहाँ पे मैं मान के चलूँ कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है। इधर भी क्या है? N15 है। इधर भी क्या है? N15 है। डिवीजन होने से पहले, सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पहले चलता है इंटरफेस, और इंटरफेस में क्या होता है बेटा? एस फेज। एस फेज यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगा तो उस रेप्लिकेशन के लिए उसको जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? N14 से। तो अब अगर इसके पास एक स्ट्रैंड डीएनए का है तो दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का, तो ये N15 था तो ये क्या रहेगा बेटा? N14 रहेगा। तो यानी 20 मिनट्स के बाद हम इनको निकाले और इसका डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। किसके थ्रू? सीजियम क्लोराइड। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड याद रखना है और डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। और डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करके डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया गया। किसको सेपरेट किया गया है? N14 को N15 से। तो जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो हमें जो नए डीएनए मिला था जो 20 मिनट्स के बाद, वो हमें यहाँ मिला। यानी नाइदर लाइटर डीएनए नॉर हेवियर डीएनए, यानी कैसा हो गया ये? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब एक स्ट्रैंड N14 है और एक स्ट्रैंड N15 है। वो करवा दी क्योंकि डीएनए का जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
रेप्लिकेट करेगा ये जैसे N14 हो गया, N14 हो गया, रेप्लिकेशन हुआ, हम डाइट क्या दे रहे हैं N15, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल ही रहेगा, एक स्ट्रैंड क्या बनेगा न्यूली फॉर्म, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल ही रहा और एक स्ट्रैंड क्या बना न्यूली फॉर्म। अब बेटा नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद अगर अपन देखेंगे इसमें फिर वापस से 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स का देखने के बाद अब ये वाला स्ट्रैंड N14 रहेगा और नेक्स्ट स्ट्रैंड क्या बनेगा N15, ये स्ट्रैंड तो N15 था ही और न्यू स्ट्रैंड भी क्या बनेगा, ये भी N15 था, न्यू स्ट्रैंड भी N15, ये स्ट्रैंड तो N14 था ही, न्यू स्ट्रैंड N15, यानी हमको 50% दो एक और एक दो तो हमें क्या मिल रहे हैं हाइब्रिड, और दो हमें क्या मिल रहे हैं हैवी, दो हमें क्या मिल रहे हैं हैवी। तो अगर अब मैंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो 50% मुझे हाइब्रिड मिले और 50% मुझे हैवी मिले, है ना। लाइट तो अभी हमारे को नहीं, हैवी क्यों मिले, लाइट बेटा सॉरी, 50% हमको क्या मिले लाइट। N14 जो है बेटा, मैं गलत बोल गई बच्चा, सॉरी, ये N14 तो N14, ये N15 तो ये N14, ये N15 तो ये N14 और ये दोनों N14, ठीक है। तो दो आपको कैसे मिले, N14 के मिले यानी लाइट मिले, और दो आपको कैसे मिले हाइब्रिड मिले। और आगे 20th जनरेशन लेंगे तो इससे तो अपन को, मैं अब यही कोई बना रही, ये N14 मिलेगा, इसका भी अपन को टोटल N14 मिलेगा, इसका अपन को N15 मिलेगा, इसका अपन को N14 मिलेगा, इसका अपन को N14 मिलेगा, इसका N15 और ये N14, ये N14, तो 1 14 2 14 3 14 4 5 और 6, यानी नेक्स्ट 20 जनरेशन के बाद अपन को 6 पार्ट क्या मिल रहे हैं लाइट, और 2 पार्ट्स क्या मिल रहे हैं हाइब्रिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी करते जाएंगे तो 2 पार्ट हर बार अपन को क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ही मिलेंगे। इट मींस द पेरेंटल स्ट्रैंड, जो शुरुआत का पेरेंटल स्ट्रैंड है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी क्या रहा, कंजर्व, तो half of the strand remain conserved in each of the replicating strand, so that is called as semi conservative mode of replication, ठीक है। ओके, थैंक यू, हो गई बेटा।